Hello everyone, welcome to Vyas Eyes. So today is your day 24 of Mission UPSC 2027. I hope आप लोगों ने चैप्टर 7 कल डे 23 के टारगेट में पढ़ लिया होगा और आज के क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे. मुझे कुछ बच्चों के आंसर्स व्हाट्सएप पे आए हैं, बट स्टिल अभी भी बहुत लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. देखिए, आपको डरने की नीड नहीं है. जैसा भी आंसर्स आप लिख रहे हैं, जैसा भी लिख रहे हैं, चाहे 2 ही पॉइंट लिख पा रहे हो, अपने आंसर्स मुझे भेजिए. डू शेयर योर आंसर्स सो दैट मैं देख सकूँ आप कितना लिख पा रहे हैं, क्या चीज़ है जो अभी भी आपको इसमें कमी है, उस चीज़ पे फिर हम काम करेंगे. ठीक है, तो आज हम डे 24 में देखेंगे इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस. डे 25 में भी हम यही करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस. पहले हम डे 24 में कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु आर द सेलर्स इन अ वीकली मार्केट. वीकली मार्केट में सेलर्स कौन है? वाई डोंट वी फाइंड बिग बिजनेस पर्सनस इन दीज मार्केट्स. ठीक है, जब वीकली मार्केट में सेलर्स कौन है, कौन कौन बेचता है, और उसके अंदर बड़े बड़े बिजनेस पर्सनस क्यों नहीं होते हैं? तो यार, जो सेलर्स होते हैं ना वीकली मार्केट में, आपको भी पता है वो एक स्मॉल स्केल वेंडर्स होते हैं, छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, जैसे फार्मर्स, आर्टिसंस, क्राफ्टमैन, स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, कोई हॉकर्स हो गए, ठीक है, ठेले वाले हो गए. तो छोटे छोटे स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल वेंडर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके के गुड्स बेचते हैं, जैसे फ्रेश प्रोड्यूस, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड इवन हाउस होल्ड आइटम्स. ठीक है, दीज सेलर्स ऑफन ऑपरेट विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट. ये जो सेलर्स है बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके ठेला लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इनको सामान खरीदने तक का पैसा चाहिए, उसके अलावा तो उनको कोई इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है. दुकान अगर हमें खोलनी है, मॉल हमें खोलना है, तो प्रॉपर पैसा चाहिए होता है, राइट. तो मिनिमल इन्वेस्टमेंट लगती है एंड कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट इनका इंगेजमेंट होता है. सेलर्स डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच रहे हैं, तो कस्टमर से डायरेक्ट बात होती है. अब इसके अंदर हमें बड़े बड़े बिजनेस पर्सन क्यों नहीं मिलते हैं? पहला रीज़न बन जाता है टारगेट ऑडियंस. देखिए, टारगेट ऑडियंस की अगर हम बात करें तो जो वीकली मार्केट्स होती है ना, वीकली मार्केट का टारगेट ये होता है कि जो कस्टमर्स लो इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप्स के हैं, जिनको अफोर्डेबल गुड्स चाहिए होते हैं, जो महंगे गुड्स नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए ये मार्केट लगाई जाती है. बट वहीं बिग बिजनेस की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े बिजनेसमैन किसको टारगेट करते हैं? रिच पीपल को करते हैं, जो अर्बन मार्केट्स में ज़्यादातर मिलते हैं. ठीक है, विद हायर परचेजिंग पावर. क्लियर? तो पहला रीज़न टारगेट हुआ. दूसरा रीज़न है कॉस्ट की बात. देखिए, जो छोटे छोटे ठेले वाले हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतना कैपिटल नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, सस्ता सा, मतलब एक उनके लिए सूटेबल होता है कि एक छोटा सा ठेला लगा लेना. ठीक है, पर वहीं बड़े बिजनेस है उनको चाहिए होता है एक परमानेंट सेटअप, जैसे मॉल्स वगैरह, स्टोर्स वगैरह. ठीक है, सो वीकली मार्केट रिक्वायर लो ऑपरेशनल कॉस्ट, मेकिंग देम सूटेबल फॉर स्मॉल सेलर्स. तीसरा रीज़न है स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी की देखिए, बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ना, उनका काम होता है कि यार बड़े स्केल पे करेंगे जो भी करेंगे, जैसे मॉल्स में पूरी दुकान खोलेंगे, एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदेंगे. छोटे छोटे लोग जो होते हैं ना, छोटे छोटे जिनको स्केल का नहीं सोचते बल्कि डेली खर्चे का सोचते हैं, वो लोग छोटा सा सेटअप करते हैं. सो बिग बिजनेस एम फॉर स्केलेबिलिटी एंड ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन. लोग चाहते हैं कि ब्रांड भी रिकॉग्नाइज होए, जो स्मॉल लोकलाइज मार्केट में नहीं मिलेंगे. आप देखेंगे स्मॉल लोकलाइज मार्केट में कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है. वो अलग बात है, डुप्लीकेट माल हो, बट नहीं बेचते हैं. ठीक है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑफकोर्स ही बात है कि वीकली मार्केट में बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जैसे इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज की नीड नहीं है, बट लार्ज बिजनेसेस ये कर सकते हैं टू मेंटेन देयर ऑपरेशंस. नेचर ऑफ प्रोडक्ट. अब जो गुड्स देखिए वीकली मार्केट में बिकते हैं वो ज़्यादा अनब्रांडेड होते हैं और हैंडमेड होते हैं, बल्कि और बिग बिजनेसेस में क्या होता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट और मास प्रोड्यूस आइटम्स बिकते हैं. तो नेचर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है. सो दीज मार्केट्स थ्राइव ऑन सिंप्लिसिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड पर्सनल इंटरेक्शन, मेकिंग देम द डोमेन ऑफ स्मॉल सेलर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द थिंग्स चीप इन वीकली मार्केट. कि चीप जो वीकली मार्केट है वहाँ पे जो गुड्स मिलते हैं वो सस्ते क्यों मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉल्स में. अगर हम लेने जाएँ कोई सामान तो वो हमें एक्सपेंसिव मिलता है. तो क्यों है? देखिए, बहुत सारे रीज़न हैं. स्टार्ट करते हैं पहले रीज़न से, लो ओवरहेड कॉस्ट. यानी कि क्योंकि जो वीकली मार्केट होती है उनके पास कोई परमानेंट शॉप नहीं है, उनकी जो दुकान होती है, उनका जो ठेला होता है, वो बहुत ही सस्ते में उनको पड़ जाता है, बहुत कम कॉस्ट में. कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बिल आ रहा, इतना कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है. ठीक है, कोई वर्कर्स वगैरह को नहीं रखते, तो उस वजह से उनका खर्चा कमाता है. तो खर्चा कमाएगा तो सामान भी सस्ता बिकेगा. वहीं अगर कोई मॉल में बेच रहा है तो उसको वहाँ का रेंट देना पड़ेगा, वहाँ के एम्प्लॉइज़ को रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो कहीं ना कहीं वो पैसा कहीं से तो निकालेंगे ना, इसलिए वो हमारे प्रोडक्ट्स पे लगा दिया जाता है. सो इट ऑपरेट्स विदाउट परमानेंट शॉप्स. ठीक है, विच मीन्स दे सेव ऑन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. दिस इनेबल्स देम टू सेल गुड्स एट लोअर प्राइसेस. दूसरी चीज़ डायरेक्ट सेलिंग. देखिए, बिना किसी इंटरमीडियरी के, एक है कि सामान वो लोग लाए और डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच दिया, तो बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं आए, 2-3 सेलर्स. वहीं अगर हम मॉल में बात करें, मॉल में बंदा है 2-3 लोगों से ले रहा है, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं 2-3 लोगों से लेके फिर बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी तो कॉस्ट ऐड हो जाएगी ना. तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग होती है बिना इंटरमीडियरीज की, एलिमिनेटिंग मिडलमैन कमीशन एंड रिड्यूसिंग प्राइस. तीसरा रीज़न है बल्क परचेज एंड इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स. कि जो सेलर्स जो हैं कई बार क्या होता है, बल्क में ख़रीदते हैं,
ठीक है, और इसलिए कम में बेच देते हैं, क्योंकि जब वो बल्क में सामान लेते हैं तो उनको सस्ता पड़ जाता है, इसलिए वो लो प्राइस में बेच पाते हैं। एंड ऑल्सो वो इनफॉर्मली भी ऑपरेट करते हैं, बिना किसी टैक्स वगैरह दिए, ये सब चीज़ें अवॉइड कर देते हैं, इनको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स होने की वजह से भी उनको सस्ती पड़ती है, मार्केट में प्राइस वो कम रखते हैं। They might also operate informally, avoiding taxes or licensing fees that add to the cost in organized market. बट वहीं अगर मैं बात करूँ मॉल में जो सेटअप कर रहा है या कोई भी दुकान वगैरह सेटअप कर रहा है, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बहुत सारी चीज़ें उनको फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ एग्रीमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट भी लग जाती है। लो क्वालिटी और अनब्रांडेड गुड्स कि यही है कि ज़्यादातर अफोर्डेबल होते हैं लो क्वालिटी और अनब्रांडेड गुड्स देन ब्रांडेड ऑल्टरनेटिव, इसलिए लोग वीकली मार्केट से लेते हैं। कॉम्पिटिशन बहुत है कि अगर कोई जैसे मान लेते वीकली मार्केट में सेम चीज़ की 5 दुकानें हैं, एक अगर ज़्यादा प्राइस लेगा तो भाई बंदा दूसरे में चला जाएगा, दूसरा देगा ज़्यादा तो तीसरे से जाएगा, जो सबसे सस्ता देगा वहीं से लेगा, तो इसलिए यहाँ पे प्राइजेस भी कम रखनी पड़ती है सो दैट बायर्स अट्रैक्ट होए, कोई ज़्यादा नहीं रख सकता। सीजनल और सरप्लस गुड्स, सीजनल और सरप्लस गुड्स भी सेल करते हैं, जैसे ये उस तरीके के गुड्स बेचते हैं जो सीजनल है, जो रेडिली अवेलेबल है, जिससे कि कॉस्ट कम आए और प्राइजेस को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाई जाए, ठीक है। So these factors make weekly markets an affordable option for customers, especially for essential and everyday items. ठीक है. Next question is, why do people not bargain in shops located in malls, whereas they bargain in weekly market? जैसे आप लोग खुद से भी पूछ सकते हैं कि आप मॉल्स में जाते हैं तो आप जो सामान जितने का होता है उतने का ले आते हैं, बट वहीं अगर हम वीकली मार्केट में जाते हैं, चाहे वो सामान 20 रुपये का होगा, हम बोलते हैं यार भैया 15 का दे दो, 10 का दे दो, तो ऐसा क्यों है कि हम लोग वीकली मार्केट्स में जाके बार्गेन करते हैं, वेयरएज मॉल्स में जाके चाहे वो आइटम 2000 का हो, हम 2000 में भी ले आते हैं। सो देर आर वेरियस रीजन पीपल tend not to bargain in shops located in malls but often bargain in weekly markets due to several reasons. पहला रीज़न ये है कि मॉल्स में जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उसकी प्राइसेस क्या होती है, फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड प्राइसेस इन मॉल्स। मॉल्स की जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे फिक्स प्राइसेस रखी जाती है। शॉप्स इन मॉल्स टिपिकली ऑपरेट अंडर फिक्स प्राइसिंग पॉलिसी, मतलब कि फिक्स प्राइस रखना चीज़ों की, प्राइजेस वहाँ पे क्लियरली मेंशन की जाती है, और ये माना जाता है, लोगों को ऐसा लगता है परसेप्शन कि यार ये प्राइजेस तो हम नेगोशिएट नहीं कर सकते, ये प्राइजेस इन्होंने यहाँ लिखी है कि प्राइस 999, तो हम सब ये मान के चलते हैं अच्छा यहाँ पे 999 ही प्राइस है, इसमें कम नहीं हो सकता है, परसेप्शन बना लेते हैं, ठीक है। कस्टमर्स अज्यूम कर लेते हैं दैट ब्रांडेड हो या प्रीमियम गुड्स जो है ये उनकी स्टैंडर्ड प्राइजेस है, रिड्यूसिंग द स्कोप फॉर बार्गेनिंग, इसलिए हम लोग बार्गेन नहीं करते, हमें ऐसा लगता है प्रीमियम गुड्स है, ठीक है। बिजनेस स्ट्रक्चर दूसरा रीज़न है, पहला रीज़न हमने देखा कि फिक्स प्राइस की वजह से, दूसरा रीज़न है बिजनेस का स्ट्रक्चर्स। देखिए जो मॉल की शॉप्स होती है वो ज़्यादातर कौन चलाता है, कॉर्पोरेशन और फ्रेंचाइजीज चलाती है, जिनकी स्ट्रिक्ट प्राइसिंग गाइडलाइंस होती है, ठीक है, जिसमें मतलब स्ट्रिक्ट प्राइसिंग गाइडलाइन है कि इतने का ही सामान है तो इतने का ही बिकेगा, चाहे आप कोई भी आप उसकी ब्रांच से जाके ले लो, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट बट वहीं अगर हम वेंडर्स की बात करें वीकली मार्केट में, वो छोटे छोटे सेलर्स होते हैं जिनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो प्राइसेस को एडजस्ट करें, ठीक है। परसेप्शन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ये भी लोगों के अंदर एक परसेप्शन होता है कि हम प्रोफेशनलिज्म मतलब मॉल्स वगैरह में जाके ऐसे नहीं कर सकते बार्गेन वगैरह। मॉल के इन्वायरमेंट आर एसोसिएटेड विद फॉर्मल और स्टैंडर्डाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस मानते लोग, वेयर बार्गेनिंग माइट सीम आउट ऑफ प्लेस, कि ऐसा लगेगा यार अच्छा नहीं लगेगा बार्गेनिंग करते हुए, राइट। वीकली मार्केट्स आर मोर इनफॉर्मल, एनकरेजिंग अ पर्सनल कनेक्शन एंड नेगोशिएशन। वीकली मार्केट्स में बट हम कनेक्शन बना लेते हैं, पर्सनली बात कर रहे हैं दुकानदार से, नेगोशिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मान भी जाते हैं। कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी, देखिए जो मॉल्स में शॉपिंग हो रही है वो ये बिलीव करते हैं रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम गुड, हम ऐसा मान के चलते हैं कि मॉल्स में अगर कोई सामान लिया जा रहा है तो कुछ प्रीमियम गुड है, इसलिए प्राइस इतनी है, उनको रेंट देना है, ब्रांड की कोई वैल्यू है, तो वहाँ पे हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते, अननेसेसरी बन जाता है। बट वहीं वीकली मार्केट में कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि प्राइजेस तो यार ये लोग ज़्यादा ही बोलते हैं, अपन बात करके देख लेते हैं, क्या पता कम कर दें। जैसे आपने कोई अपने शॉपिंग मार्केट देखी हो, जैसे दिल्ली में सरोजनी नगर है, वहाँ पे बहुत अच्छी बार्गेनिंग लोग कर लेते हैं क्योंकि वो लोग मांगते ही ज़्यादा हैं। कल्चरल प्रैक्टिस यही है कि बार्गेनिंग हम ऐसा मान के चलते हैं कि यार मार्केट शॉपिंग करने जाओ तो बार्गेन तो करना ही चाहिए, लोगों को ऐसा लगता है कि कल्चर हमारे कल्चर में ही है बार्गेन करना, ठीक है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो भी बार्गेन करेंगे हम भी करेंगे, बीच में एक प्राइस सेटल कर लेंगे। सो इन मॉल्स दीज प्रैक्टिस इज लेस कॉमन एज इट गोज़ अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज रिटेल नॉर्म्स, बट मॉल्स वगैरह में नहीं होता क्योंकि वहाँ पे रिटेल नॉर्म्स कुछ हैं कि भाई ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी है तो ऐसी ही रहेगी। फिर एक प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके भी परसेप्शन हम लोग बना लेते हैं कि जो गुड्स मॉल्स में बिकते हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं एंड उनकी वर्थ होती है इतने की जो उन्होंने प्राइस दी है, वेयरएज जो प्रोडक्ट वीकली मार्केट में उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, बायर्स को इसलिए नेगोशिएट करते हैं, ऐसा हम परसेप्शन बनाते हैं।
सो बार्गेनिंग इज़ मोर अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ द शॉपिंग इन्वायरमेंट. तो बार्गेनिंग क्या है कि किस तरीके का शॉपिंग इन्वायरमेंट है एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स दैन द गुड्स देमसेल्फ. ठीक है, रिलेशनशिप कैसा है बायर्स और सेलर्स के बीच में, उसके हिसाब से भी चीज़ें रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़ होलसेल ट्रेडर नेसेसरी. कि होलसेल ट्रेडर क्यों ज़रूरी है. देखिए, होलसेल ट्रेडर इसलिए ज़रूरी है सप्लाई चेन मार्केट में क्योंकि वो बहुत ही की रोल प्ले करता है इन कनेक्टिंग मैन्युफैक्चरर्स विद रिटेलर्स. मैन्युफैक्चरर्स को रिटेलर्स और कस्टमर्स के साथ मिलाने में काफ़ी रोल प्ले करता है. कैसे. बल्क डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए, होलसेलर्स का काम क्या है कि गुड्स को बल्क में परचेज़ कर लेना लार्ज क्वांटिटीज़ में. मैन्युफैक्चरर्स जो बना रहे हैं उनसे जाके डायरेक्टली बल्क में ख़रीद लेना और फिर उसको मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कौन परचेज़ कर लेता है, होलसेलर परचेज़ कर लेता है और उनको अलग अलग छोटे छोटे रिटेलर्स को भेज देते हैं मैनेजेबल क्वांटिटीज़ में सो दैट रिटेलर्स के पास भी स्टॉक रहे. ठीक है. दूसरा रीज़न है, क्वेश्चन यही था ना हमारा, होलसेल ट्रेडर क्यों ज़रूरी है. क्योंकि वो रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. कॉस्ट एफिशिएंसी है क्योंकि जब बल्क में ख़रीद लेते हैं होलसेलर को फ़ायदा ही हो जाता है क्योंकि वो कम प्राइस में उसको मिल जाता है. हो सकता है अगर हम एक पेन 10 रुपये में ले रहे हों, कस्टमर्स जाके हो सकता है होलसेलर को वो पेन 3 रुपये में पड़ रहा हो क्योंकि वो बल्क में ख़रीद रहा है. तो बाइंग इन बल्क होलसेलर्स बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल reducing the cost per unit. This allows them to sell products to retailers at the competitive price. और वो हो सकता है उसको 5 रुपये में बेचता हो या 6 रुपये में बेचता हो. ठीक है. स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन. देखिए, होलसेल मतलब सप्लाई चेन जो हमने देखा था ना कि मैन्युफैक्चरर बना रहा है, फिर होलसेल, फिर रिटेल, फिर कंज्यूमर. तो एक सप्लाई चेन बनाने के लिए भी इंटरमीडियरी की तरह वो होलसेल काम करता है. इट एक्ट एज ए इंटरमीडियरी रिड्यूसिंग द नीड फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू डील विद स्मॉल रिटेलर्स. वरना क्या होता है, मैन्युफैक्चरर को रिटेलर के साथ डील करना होता है. तो एक तरीके से इंटरमीडियरी है, उनका भी टाइम बच रहा है मैन्युफैक्चरर्स का एंड रिसोर्सेज फॉर बोथ द पार्टीज़. ठीक है. मार्केट एक्सेस. होलसेलर के पास बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क्स होते हैं, मार्केट की बहुत नॉलेज होती है. ठीक है. उनको पता है कि कैसे कैसे कहाँ किस रिटेलर को माल देना है, कौन सा माल देना है, कौन सा प्रोडक्ट देना है. तो ये सब तरीके की नॉलेज होती है, इसलिए भी एक रीज़न है होलसेलर ज़रूरी है. इन्वेंट्री मैनेज करना. देखिए, क्योंकि होलसेलर क्या करते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स को मैनेज करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं. तो उसका मतलब कि कभी भी कोई नीड आई तो कभी भी वो रिटेलर को ला के बेच सकता है. ठीक है. अगर हाई डिमांड हो या कैसे भी हो, कम डिमांड हो तो भी उनके पास स्टोरेज रहती है. तो इस तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज करना वो जानते हैं. रिस्क मैनेज करना. होलसेलर अज्यूम करते हैं रिस्क, जैसे कि मान लो डिमांड में फ्लक्चुएशंस आई या इन्वेंट्री ख़राब हो गया या कोई स्टॉक नहीं बिका, तो उनको ये सब चीज़ों का रिस्क मैनेज भी वो कर लेते हैं, उनको रिस्क भी वो लोग उठा लेते हैं. ठीक है. वैल्यू एडिशन. होलसेलर्स ऑफन प्रोवाइड एडिशनल सर्विसेज. कई बार होलसेलर कुछ और सर्विसेज भी देते हैं, जैसे पैकेजिंग की सर्विसेज हो गई, लेबलिंग की सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई. ठीक है. तो रिटेलर के लिए काम आसान हो जाता है. वो कह देते हैं हम लोग पैकेजिंग करके दे देंगे, आपको ट्रांसपोर्ट भी करा देंगे. तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स के लिए आसान हो जाता है काम. ठीक है. मार्केट इंसाइट्स. दे गैदर एंड शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट ट्रेंड. ठीक है. उनको पता है मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, तो ये सब चीज़ें उनको पता है. कंज्यूमर्स की किस तरीके की गुड्स की प्रेफरेंसेज है, कौन से एरिया में किस तरीके की डिमांड होती है. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी वो मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स को बताने में हेल्प करता है. So by serving as a vital link between production and consumption, wholesale trader ensure efficiency, cost effectiveness and smooth operations in the distribution chain. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ इन व्हाट वे इज़ अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर. हॉकर्स जो हैं, जो छोटे छोटे ठेले वाले हैं, वो किस तरीके से डिफरेंट है जो दुकान पे बैठे हुए दुकानदार होते हैं. ठीक है. आप कौन सी बातें बहुत तरीके से डिफरेंट है कि उनका ऑपरेशन किस तरीके से है, मतलब वो दुकान लेके बैठे हैं या कहाँ पे बेच रहे हैं, लोकेशन क्या है, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं. तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, मोड ऑफ ऑपरेशन. देखिए, हॉकर्स का काम क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना. ठीक है. और डायरेक्टली कंज्यूमर्स को गुड बेचना, और उनकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती. बट शॉप ओनर की अगर हम बात करें तो शॉप ओनर बिजनेस एक जगह एक फिक्स लोकेशन से करता है. यहाँ दुकान है तो यहाँ ही से ही करेगा. फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो हॉकर्स जो है हाईली मोबाइल है, इधर से इधर भटकते रहते हैं एंड कैन रीच कस्टमर्स इन डिफरेंट एरिया सच एज रेजिडेंशियल, नेबरहुड, मार्केट में चले गए, स्ट्रीट्स पे आ गए. बट शॉप ओनर्स क्या है, कस्टमर्स पे रिलाई करते हैं कि कस्टमर्स उनकी दुकान पे आएगा. तो क्या है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स की लिमिट पे आ जाता है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर. हॉकर्स को यूजुअली कोई फॉर्मल सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है. वो अपना गुड्स कार्ट पे रख सकते हैं, बाईसाइकिल में रख सकते हैं और इवन हाथ में भी रख के बेच सकते हैं. बट शॉप ओनर्स को एक स्ट्रक्चर सेटअप करना होता है, शेल्व्स रखने पड़ते हैं, काउंटर्स होने हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए. तो इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. प्रोडक्ट रेंज. हॉकर्स लिमिटेड क्वांटिटी बेच सकता है. कोई एक सब्जी वाला है तो वो सब्जी ही बेच सकता है, कोई और तरीके की चीज़ नहीं रख सकता है. ठीक है. डेली और इंटरमीडिएट नीड्स, इमीडिएट नीड्स को वो हैंडल करता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, स्नैक्स हो गए, वेजिटेबल्स. बट शॉप ओनर्स के पास बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं एंड अलग अलग, जैसे क्लोथिंग भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा रख सकते हैं, ग्रॉसरीज रख सकते हैं. कस्टमर्स का इंटरेक्शन. हॉकर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है पर इनफॉर्मल तरीके से, और इवन बार्गेनिंग हो जाती है. शॉप ओनर्स इंटरेक्शन फॉर्मल तरीके से होता है और प्राइजेज आर यूजुअली फिक्स्ड.
कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट, हॉकर्स को बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए क्योंकि उनको कोई रेंट वगैरह मेंटेनेंस वगैरह नहीं देना पड़ रहा, बट शॉप ओनर को बहुत ज़्यादा हायर कॉस्ट देनी पड़ती है क्योंकि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और इवन कुछ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, वेजेस ऑफ सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। बिजनेस स्टेबिलिटी, तो हॉकर्स की बिज़नेस की अनस्टेबिलिटी बहुत कम, स्टेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि वही उनको तो ऐसा है ना, डेली का खर्चा चलाना है, डेली का पैसा, जो पैसा आएगा उसी के हिसाब से वो खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। और इवन उनको वेदर पे भी देखना पड़ता है, कोई गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशंस दे दी तो उस हिसाब से भी चलना पड़ता है। शॉप ओनर्स का क्या है, ये इनकी स्टेबिलिटी है, क्यों? क्योंकि इनके पास एक परमानेंट कस्टमर बेस और लोकेशन है, इनको पता है कस्टमर्स को, ये कहीं भाग के नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, हॉकर क्या है, यूजुअली इनफॉर्मल तरीके से ऑपरेट करते हैं एंड मे नॉट हैव लाइसेंस और परमिट, लाइसेंस वगैरह भी नहीं होते, बट शॉप ओनर्स के पास यूजुअली फॉर्मल तरीके से करते हैं, लाइसेंस है, टैक्स रजिस्ट्रेशन है और इवन रेगुलेशंस वगैरह भी फॉलो करते हैं। सो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में, डिफरेंट कस्टमर्स की तरह। लो इनकम मिडिल ग्रुप वाले, लो मिडल वाले, तो उसके लिए हॉकर्स भी ज़रूरी है, और इन मिडिल क्लास और अपर क्लास वालों के लिए कौन ज़रूरी है, शॉप ओनर्स भी ज़रूरी है। तो ठीक है, अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग तरीके की मार्केट है, इवन अलग अलग एक्सपीरियंस भी वो देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमने देखी। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हम और देखेंगे जो मैं कल आपको टारगेट में बताऊंगी। सुबह मॉर्निंग में आपके पास एक रील आएगी जिसमें आपको टारगेट मिलेगा इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।